हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं हमारे आज के वीकली करंट अफेयर के सेशन को। आज संडे है तो यहाँ पर हम वीकली करंट अफेयर के सेशन में 29 जून से लेकर 5 जुलाई तक के टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड तक सेशन को देखिए, एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर है। आने वाली एग्जाम में यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। शुरू करें। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद राहत कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? तो आप सभी को पता है लास्ट वीक वेनेजुएला में 2 भूकंप आए थे बैक टू बैक, और इसके बाद वेनेजुएला में राहत कार्य के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन अमिस्ताद की शुरुआत की है। अमिस्ताद ये एक स्पेनिश भाषा का वर्ड है। इसका अर्थ होता है फ्रेंडशिप या फिर मित्रता। तो ऑपरेशन अमिस्ताद की शुरुआत की है इंडियन गवर्नमेंट ने। वेनेजुएला में लास्ट वीक 7.2 और 7.5 ये 2 तीव्रता के एक साथ भूकंप आए थे, ठीक है ना। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिकी देश है। यहां पर एक अभियान इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है ताकि यहां पर सहायता पहुंचाई जा सके। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन अमिस्ताद। इसके तहत इंडियन एयरफोर्स के 2 C-17 ग्लोब मास्टर विमान भेजे गए हैं। 35 टन से अधिक राहत सामग्री इनके साथ भेजी गई है। डॉक्टर्स की टीम भेजी गई है राहत कार्य के लिए। हमारे लोगों के जो 41 जो सदस्य मेडिकल टीम है उनको भी भेजा गया है इन सभी की मदद के लिए। काफ़ी सारे जो बेड हैं या फिर जो फूड पैकेट हैं, मेडिसिन हैं, उन सभी को सप्लाई किया गया है वेनेजुएला में। तो ये ऑपरेशन है ऑपरेशन अमिस्ताद। वेनेजुएला की मदद के लिए इसे हाल ही में शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है? सम्मान का नाम क्या है? गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन। यह दिया गया है भारत के पीएम को सेशल्स की गवर्नमेंट के द्वारा। तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी सेशल्स की यात्रा पर थे। यहां पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इनका जो योगदान है, इसके लिए सेशल्स के सर्वोच्च नेशनल ऑनर गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ दोनों देशों के मध्य में मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर, ट्रेड को लेकर, डिफेंस और डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने को लेकर काफी सारी मुद्दों पर बातचीत हुई है, सहमति बनी है। तो सेशल्स के द्वारा भारत के पीएम को गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सेशल्स का हाईएस्ट नेशनल ऑनर है जो कि भारत के पीएम को दिया गया। देखिए, मई और जून ये 2 मंथ में भारत के पीएम को जो इंपॉर्टेंट अदर अवार्ड दिए गए अलग अलग देशों की गवर्नमेंट के द्वारा, इनमें एक है ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। ये स्वीडन की गवर्नमेंट ने दिया था भारत के पीएम को मई 2026 में। इसके बाद नॉर्वे की गवर्नमेंट ने नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया था 18 मई 2026 को, और ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस ये स्लोवाकिया की गवर्नमेंट ने दिया था भारत के पीएम को जून 2026 में। तो इनको भी याद रखिएगा, ये रिसेंटली सुर्खियों में थे, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देव स्नान यात्रा किस मंदिर से संबंधित है? देव स्नान यात्रा यह संबंधित है श्री जगन्नाथ टेम्पल से। श्री जगन्नाथ टेम्पल जो कि ओडिशा के पुरी में स्थित है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जो कि बलराम जी हैं, और देवी सुभद्रा, इन तीनों के श्री विग्रह विराजमान हैं श्री जगन्नाथ टेम्पल पे। यहां पर एक त्योहार मनाया जाता है, एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है देव स्नान यात्रा। इस समय क्या होता है, जो देव विग्रह हैं तीनों, उनको 108 कलश के पवित्र जल से स्नान करवाया जाता है। यह जो उत्सव है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। जो रथ यात्रा आयोजित की जाती है पुरी जगन्नाथ में, वो रथ यात्रा की शुरुआत का भी प्रतीक कहीं ना कहीं देव स्नान यात्रा ही है, क्योंकि जब 108 कलश से भगवान को स्नान करवाया जाता है तो माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि उसके बाद भगवान बीमार हो जाते हैं और 15 दिन तक दर्शन नहीं देते। 15 दिन तक मंदिर बंद रहता है, जो भक्त होते हैं उनके लिए दर्शन नहीं दिया जाता, और 15 दिन के बाद फिर वापस स्नान के बाद 15 दिनों के बाद सार्वजनिक रूप से दर्शन की शुरुआत होती है। 15 दिन के बाद इसे अनासारा उत्सव कहा जाता है, जब देवता पहली बार दर्शन देते हैं, और उसी के बाद प्रसिद्ध रथ यात्रा की भी शुरुआत की जाती है ओडिशा के
पुरी में भगवान जगन्नाथ टेम्पल में। सतत विकास रिपोर्ट 2026 के अनुसार एसडीजी इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2026, इस रिपोर्ट में इंडिया को 94th रैंक पर रखा गया है। देखिए, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2015 में 17 एसडीजीज निर्धारित किए गए थे। ये 17 एसडीजीज हैं जिन्हें कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। काफी सारे गोल्स हैं, जैसे पूरे वर्ल्ड में हंगर को खत्म करेंगे, एजुकेशन को लागू करेंगे, पूरे वर्ल्ड में भुखमरी को खत्म करेंगे, एनवायरमेंटल प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर देंगे, इसके अलावा इक्वलिटी पे काम करेंगे, है ना। तो ये सभी ऐसे 17 एसडीजीज हैं। अब जिन्होंने भी देशों ने इसमें अच्छा काम किया होगा वो टॉप पर रहेगा और फिर रैंक गिरती जाएगी। तो इंडिया की रैंक अगर देखिए एसडीजी इंडेक्स 2026 में, तो हम 94th रैंक पर हैं। 2015 में जब यूनाइटेड नेशन द्वारा ये घोषित किए गए थे तब इंडिया 112 रैंक पर था, लेकिन अब 94th रैंक पर आ गया है 2026 में। इंडिया ने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण और डिजिटल कनेक्टिविटी में बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि अदर एसडीजीज जो हैं उसमें इंडिया पीछे है, लेकिन फिर भी लगातार काम किया जा रहा है। रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा निकाली जाती है हर साल एसडीजी इंडेक्स 2026 के नाम से। इस इंडेक्स में पहले नंबर पर है फिनलैंड, सेकेंड पर यूरोपीय देश स्वीडन और थर्ड पर है डेनमार्क, तीनों यूरोपीय देश है। तो ये एसडीजी इंडेक्स में टॉप 3। इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 94। देखिए, ये जो यूनाइटेड नेशन के एसडीजीज निर्धारित किए गए थे 2015 में, इनका उद्देश्य था कि 2030 तक हम इन 17 गोल्स को प्राप्त कर पाएं। कब तक? 2030 तक। हालांकि ये अभी के सिनेरियो में जैसा हम देख पा रहे हैं रियलिटी संभव नहीं है। ओके, फिर भी 17 गोल्स जो निर्धारित किए गए थे उसका उद्देश्य यही था कि 2030 तक हम इन सभी को अचीव कर लें, पर ये नहीं कर पा रहे। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट, चीन में ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है ग्लोबल लेवल का, वो रिपोर्ट निकालता है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। इसमें देखा जाता है किस देश में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज है, उस आधार पर रैंक किया जाता है। अब यूनिकॉर्न कंपनीज क्या? ऐसा स्टार्टअप या कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है। करेंसी रुपए में देखें तो 8,300 करोड़ से ज्यादा, लेकिन एक शर्त है कि शेयर मार्केट लिस्टेड नहीं होना चाहिए। तो अगर हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 की बात करें तो हम यूनिकॉर्न के मामले में वर्ल्ड में चौथे नंबर पर हैं। कौन सी रैंक पर? चौथी रैंक पर। ठीक है, हमारे पास 61 यूनिकॉर्न है वर्तमान में, 61 यूनिकॉर्न कंपनीज है और हम यूनिकॉर्न के मामले में चौथे नंबर पर आते हैं। लास्ट ईयर हमारे पास 64 यूनिकॉर्न कंपनी थी और हम थर्ड प्लेस पर थे, लेकिन अब ब्रिटेन ने हमको पछाड़ दिया है। ब्रिटेन अब तीसरे नंबर पर आ गया है। ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम में 70 यूनिकॉर्न कंपनीज हो गई है। तो ब्रिटेन तीसरे नंबर पर, यूनाइटेड किंगडम, और हम आ गए हैं चौथे नंबर पर। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट हर साल ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स को जारी करता है। ठीक है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में 1603 यूनिकॉर्न कंपनी है और उनका अगर संयुक्त वैल्यूएशन देखें तो ये $8 ट्रिलियन का वैल्यूएशन है इन सभी कंपनीज का मिलाकर। सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनी है यूएसए में 806, चाइना दूसरे नंबर पर 381 यूनिकॉर्न कंपनी, यूनाइटेड किंगडम थर्ड पर 70 यूनिकॉर्न कंपनी और इंडिया है फोर्थ पर 61 यूनिकॉर्न कंपनीज। अगर हम टॉप के यूनिकॉर्न देखें तो वर्ल्ड का सबसे टॉप यूनिकॉर्न जिसकी सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यूएशन है एंथ्रोपिक। इसकी मार्केट वैल्यूएशन 965 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है। ओपन एआई 852 बिलियन के साथ सेकेंड नंबर पर और बाइट डांस ये 480 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ तीसरे नंबर का वर्ल्ड का यूनिकॉर्न कंपनी है। देश पूछे जाएंगे तो हम चौथे नंबर पर हैं, याद रखिएगा। पहले पर है यूएसए। आप सभी को मैं बता देता हूं, आप सभी के लिए मानसून सेल कंटिन्यू है क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को। सभी कोर्सेस अभी आपको अप टू 90% तक ऑफ में देखने को मिल जाएंगे। 12 जुलाई तक ये सेल आपके लिए कंटिन्यू रहेगी।
यहां पर आपके लिए 100 आवर जीएस का कोर्स भी अवेलेबल है, जो कि अभी आपको इस सेल में काफी अफोर्डेबल प्राइस पर देखने को मिल जाएगा। तो ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दी है, वहां से आप डायरेक्ट इसे अवेल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, काफी सारी फ्री पीडीएफ मॉक टेस्ट भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। और अभी के लिए सबसे अच्छा ऑफर आपको देखने को मिलेगा सभी कोर्सेस पर, अप टू 90% ऑफ आपको मिल जाएगा। तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको नीचे दे दिए हैं, इस पर आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर लीजिए। आगे आएंगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2026 की थीम क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2026 में इस डे की थीम है अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। आंसर हो जाएगा आंसर ए। अब पहला क्वेश्चन तो यह आना चाहिए कि नेशनल स्टैटिस्टिक डे मनाया कब जाता है? तो यह डे मनाया जाता है 29 जून को हर साल। ओके, पीसी महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में यह डे हर साल मनाया जाता है और 2007 से यह मनाया जा रहा है। पीसी महालनोबिस भारत में फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, भारतीय सांख्यिकी के जनक कहलाते हैं पीसी महालनोबिस। तो इनकी जयंती के अवसर पर 29 जून को हर साल नेशनल स्टैटिस्टिक डे मनाया जाता है। 2026 में अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा, ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे की थीम है। कब मनाया जाता है? 29 जून को। प्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां किया गया? फर्स्ट नेशनल रूरल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन 2026 में किया गया नई दिल्ली में। यह पहला ऐसा कॉन्फ्रेंस है, पहला एडिशन है। भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने इसको लीड किया है ना, अध्यक्षता की। यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। 28-29 जून को 2 दिवसीय यह पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ग्रामीण विकास के मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई। विकसित ग्राम विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य के बीच में कोऑर्डिनेशन को मजबूत करना, ग्रामीण भारत के विकास के लिए भविष्य की योजनाओं को तैयार करने के लिए यह पर्टिकुलर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो आयोजन कहां पर? पहला एडिशन है तो हमको याद रखना पड़ेगा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, पहला एडिशन। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2026 में सबसे अधिक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाला देश कौन सा है? तो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो चाइना के पास है। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें, विदेशी मुद्रा भंडार, किसी भी देश की करेंसी को स्थिरता प्रदान करने के लिए, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उस देश का फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें डॉलर हो सकता है, किसी अदर देश की करेंसी हो सकती है, येन हो सकती है, यूरो हो सकती है, विदेशी प्रतिभूतियां हो सकती है, सिक्योरिटीज हो सकती है। तो ये सब क्या होता है? ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है। सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वर्तमान में चाइना के पास है। 3,410 अरब अमेरिकी डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के साथ चाइना पहले नंबर पर है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की यह रिपोर्ट है, इंटरनेशनल रिजर्व्स एंड फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी डेटा। इसमें बताया गया है कि इंडिया के पास 543 अरब अमेरिकी डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है और हम वर्ल्ड में 5वें नंबर पर आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में। पहले पर चाइना, सेकंड पर जापान, थर्ड पर स्विट्जरलैंड, फोर्थ पर ताइवान और फिफ्थ पर है हम इंडिया। आपको पता है टॉप 10 कंट्रीज में 7 एशियाई देश है जिनके पास सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। इंडिया की रैंक कौन सी है? 5वीं। पहली रैंक पर कौन है? चाइना। बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। यह किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी है? तो बेन स्टोक्स, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। इंग्लैंड के बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं बेन स्टोक्स, ठीक है। तो इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन है। इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज में खेला जाने वाला जो तीसरा टेस्ट मैच है ये इनके करियर का आखिरी मैच है। तो अब इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन बेन स्टोक्स इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं।
इंग्लैंड को 2019 में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो जीता था उसमें और 2022 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जिताने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 2022 में इंग्लैंड की टेस्ट टीम की कप्तानी इनको सौंपी गई थी। अब फाइनली बेन स्टोक्स इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं। किस देश के क्रिकेट प्लेयर हैं, क्वेश्चन हमारा ये है। तो ये इंग्लैंड के क्रिकेट प्लेयर हैं। आंसर ले लिया हमने, आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। आगे चलेंगे। टॉप 500 रैंकिंग 2026 में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बना है? तो टॉप 500 रैंकिंग 2026, ये साल में 2 बार ये रैंकिंग आती है टॉप सुपर कंप्यूटर की। 1993 से जारी की जा रही है। एक जून में आती है और एक आगे आती है, ठीक है ना। तो साल में 2 बार आती है। तो अभी ये टॉप 500 रैंकिंग जारी की गई। इसमें वर्ल्ड का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर लाइन शाइन, चाइना का सुपर कंप्यूटर है लाइन शाइन, ठीक है। अमेरिका का सुपर कंप्यूटर दूसरे नंबर पर आता है ई एल कैपिटान या अल कैपिटान के नाम से इसको पुकारा जाता है। ये दूसरे नंबर पर है। सबसे ऊपर कौन? लाइन शाइन। देखिए चाइना के नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर जो कि शेंझेन चाइना में स्थापित है, ये सुपर कंप्यूटर है लाइन शाइन नाम का। इसकी क्षमता 2.19 एक्सोफ्लॉप्स देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा स्पीड है इसकी, ठीक है ना। तो वर्ल्ड का ये टॉप सुपर कंप्यूटर है। वर्ल्ड के 5 टॉप सुपर कंप्यूटर में पहले पर चाइना का है, बाकी ऊपर के 3 यूएसए के सुपर कंप्यूटर है। 5वें नंबर पर जर्मनी का सुपर कंप्यूटर है जुपिटर बूस्टर, ठीक है। इंडिया का सुपर कंप्यूटर की बात करें तो टॉप 500 लिस्ट में इंडिया के भी काफी सारे सुपर कंप्यूटर हैं। इनमें इंडिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है एरावत PSAI। ये इंडिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। हालांकि टॉप 500 में ये 211 रैंक पर है। कौन सी रैंक है? 211। एरावत PSAI। इसकी बात करें तो ये सीडेक पुणे ने इसका निर्माण किया है ना। और विश्व में 211वीं रैंक है हमारे इस सुपर कंप्यूटर की, जिसका नाम है एरावत PSAI। पर यह इंडिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है। रिम्पेक 2026 मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन कहां किया जा रहा है? रिम्पेक 2026 मैरीटाइम एक्सरसाइज यूएसए के हवाई में आयोजित की जा रही है। यह बहुराष्ट्रीय मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है। इसको लीड यूएसए की नेवी करती है और यूएसए ही इसका आयोजन करता है। तो यूएसए का एक आइलैंड है पैसिफिक ओशन में जिसका नाम है हवाई आइलैंड। यहां पर रिम्पेक 2026 मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है। यह 24 जून को शुरू हुआ था, 31 जुलाई 2026 तक यूएसए के हवाई में आयोजित किया जाएगा। 30 देशों की नेवी यहां पर पार्टिसिपेट कर रही है। इंडिया की नेवी ने भी यहां पर भाग लिया है। 2014 से रिम्पेक में इंडियन नेवी भी पार्टिसिपेट कर रही है। सभी देशों के मध्य में कोऑर्डिनेशन बढ़ाना, मैरीटाइम सिक्योरिटी को बूस्ट करना, ये पर्टिकुलर इस मैरीटाइम एक्सरसाइज को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो रिम्पेक के नाम से इसे यूएसए की नेवी आयोजित करवाती है और इस बार ये यूएसए के हवाई में आयोजित किया जा रहा है, हवाई आइलैंड में। और ये 30वां एडिशन है रिम्पेक मैरीटाइम एक्सरसाइज का। ई गवर्नेंस पर 29th नेशनल सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां किया गया? तो 29th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, इसका आयोजन किया गया राजस्थान के जयपुर में। 1997 से यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, उद्देश्य क्या है? जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं, जो हमारी सरकारी विभाग है, उनमें ई गवर्नेंस को लागू करना ताकि और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बने और ज्यादा स्पीड बढ़े हमारी जो कार्यपालिका है उसकी। तो इसीलिए उन्हीं चीजों पर डिस्कस करने के लिए 29th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस का आयोजन 1 से 2 जुलाई 2 दिवसीय सम्मेलन था, राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन किया गया। ओके, सरकार, काफी सारे जो इंडस्ट्रीज हैं, स्टार्टअप हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं और ई गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए आपस में बातचीत की जाती है। इस बार एआई, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे अलग अलग थीम पर चर्चा की गई। 2700 से ज्यादा डेलीगेट्स आए थे।
1000 से ज्यादा स्टार्टअप ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, 400 से ज्यादा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, एकेडमीज है, उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। तो इस बार 29वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, आयोजन कहां पर? राजस्थान के जयपुर में। आगे चलेंगे। हुल दिवस किस ऐतिहासिक विद्रोह की स्मृति में मनाया जाता है? हुल दिवस ये हर साल मनाया जाता है संथाल विद्रोह की स्मृति में। संथाल विद्रोह की बात करें तो एक जनजाति विद्रोह था, आदिवासी विद्रोह हम इसको बोल सकते हैं, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ था। उस वक्त के जो अंग्रेज जमींदार थे, क्योंकि उस वक्त वो आदिवासी जो समुदाय है उनका शोषण करते थे, तो दो आदिवासी नेता सिद्धू और कान्हू, इन्होंने 30 जून 1855 को संताल विद्रोह शुरू किया था, मतलब लीड किया था संथाल विद्रोह को। इसीलिए 30 जून को हुल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हुल मतलब क्रांति या विद्रोह होता है, तो यह संथाल विद्रोह है, तो संथाल हुल या संथाल विद्रोह के नाम से, क्रांति के नाम से इसे जाना जाता है। दो नेता जिन्होंने इसको लीड किया, सिद्धू और कान्हू। झारखंड का वर्तमान में जो साहिबगंज है, यहां पर यह क्रांति ने जन्म लिया था 1855 में। हालांकि अंग्रेजों के द्वारा 1856 में इस क्रांति को दबा दिया गया था सफलतापूर्वक, लेकिन हमारे जो आदिवासी नेता है वो बहुत ही बहादुरी से लड़े थे और अंग्रेजों और जो जमींदारी व्यवस्था थी उसके खिलाफ इतिहास का बहुत महान युद्ध हमारे आदिवासी समुदायों ने किया था। तो यह हुल दिवस से 30 जून को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? इंडिया में नेशनल डॉक्टर्स डे यह हर साल मनाया जाता है 1 जुलाई को। ओके, नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। भारत के बहुत ही फेमस एक चिकित्सक, एक शिक्षाविद और एक हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जिनका नाम है डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय ये वेस्ट बंगाल के सीएम के रूप में भी काम कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को। 2026 में बिहाइंड द मास्क हु हेल्स द हीलर्स, हु हिल्स द हीलर्स, ये थीम रखी गई है नेशनल डॉक्टर्स डे की। कब मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई को 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी और 1 जुलाई को हर साल नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद भारत के 97th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इंडिया के 97th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं जीबी हर्षवर्धन। जीबी हर्षवर्धन की बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य से आते हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इन्होंने जो फिडे की इलो रेटिंग है 2500, इसका आंकड़ा प्राप्त किया है। आपको पता होना चाहिए, अगर किसी को ग्रैंड मास्टर का दर्जा चाहिए तो फिडे के 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म जीते हों और इलो रेटिंग उसकी 2500 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो भारत के जीबी हर्षवर्धन ने ये दोनों ही उपलब्धियां हासिल की, तमिलनाडु राज्य के हैं, ये भारत के 97th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनके पहले भारत के 96th ग्रैंड मास्टर थे इथन वाज, ये गोवा से आते हैं। और इनके पहले अरण्यक घोष, ये भारत के 95th चेस ग्रैंड मास्टर बने थे अप्रैल 2026 में, जो कि वेस्ट बंगाल के कोलकाता से आते हैं। 95th, 96th और 97 लेटेस्ट कौन? जीबी हर्षवर्धन, तमिलनाडु राज्य के चेस ग्रैंड मास्टर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बढ़ाया गया है रवि अग्रवाल का। ओके, रवि अग्रवाल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष जून 2024 में पहली बार बने थे। अब इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, 30 जून को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, तो इनके कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया है 6 महीने का। 1 जुलाई 2026 से अब 31 दिसंबर 2026 तक ये अपने पद को कंटिन्यू करेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष के रूप में। कौन है? 1988 बैच के आईआरएस ऑफिसर हैं रवि अग्रवाल। अगर हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो भारत में डायरेक्ट टैक्सेस से संबंधित एपेक्स बॉडी है, पॉलिसी मेकर एपेक्स बॉडी है ये। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस काम करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस।
अध्यक्ष रवि अग्रवाल है। इस संस्था की स्थापना 1964 में की गई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार IMO प्राइज किसे प्रदान किया जाएगा? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार, ठीक है ना। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में यह इंटरनेशनली सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है, जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्राइज। और यह 2026 के लिए दिया जाएगा डॉक्टर फ्लोरेंस रेबियर को। डॉक्टर फ्लोरेंस रेबियर की बात करें तो ये फ्रांस की बहुत ही फेमस मौसम वैज्ञानिक है ना। मौसम या वेदर की सटीक भविष्यवाणी के लिए इन्होंने काफी काम किया है। न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन, सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित वेदर फॉरकास्टिंग को बढ़ावा देने के लिए काफी योगदान दिया है फ्रांस की प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानी डॉक्टर फ्लोरेंस राबियर ने। इसलिए इनको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्राइज से सम्मानित किया जाएगा 2026 में। डन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो अवार्ड देता है, 1950 में शुरू किया गया था। क्लाइमेट और वाटर रिसोर्सेज से जुड़े हुए मुद्दों पर इंटरनेशनली सहयोग, मौसमी जो सर्विसेज है, वेदर सर्विसेज, उनकी सेवाओं को बढ़ावा देना इस संस्था का मुख्य कार्य है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में WMO का हेडक्वार्टर है और यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है। 77th वन महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? 77th वन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है 1 से लेकर 7 जुलाई तक। आपको पता है सबसे पहली बार वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में की गई थी। उस वक्त भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड थे KM मुंशी। इन्होंने देश में वृक्षारोपण को, फॉरेस्ट कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए वन महोत्सव की शुरुआत की थी। तब से यह हर साल मनाया जाता है। इस बार 1 से लेकर 7 जुलाई 2026 तक पूरे देश में 77th वन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं इस दिन। जैसे मणिपुर में 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। नई दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है अलग अलग स्टेजेस में। तो इससे वृक्षारोपण के कार्य किए जाते हैं पूरे देश में। यह है 77th वन महोत्सव आयोजन 1 से लेकर 7 जुलाई तक किया जा रहा है। चर्चा में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? मोगला पोर्ट की बात करें तो यह पोर्ट देखने को मिलता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में चटगांव पोर्ट के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है ना। पोर्ट का नाम क्या है? चिटगांव, है ना। चिटगांव या चटगांव कहा जाता है। इसके बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है मोगला पोर्ट। अभी हुआ यह है कि बांग्लादेश और चाइना के मध्य में एक समझौता हुआ है, जिसके तहत चाइनीज कंपनी मोगला पोर्ट के पास इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक जोन विकसित कर रही है। पहले वैसे बांग्लादेश की जो डील थी ना मोगला पोर्ट को लेकर, वो इंडिया के साथ थी। लेकिन मोहम्मद यूनिस की जब गवर्नमेंट बनी तो ये एंटी इंडियन गवर्नमेंट है, तो इन्होंने ये प्रोजेक्ट दे दिया है चाइना के हाथ में, चाइना की कंपनी के हाथ में। अब चाइना मोगला पोर्ट के पास में इकोनॉमिक जोन को डेवलप कर रहा है। तो इससे इंडिया की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि इंडियन ओशियन में अगर मोगला पोर्ट कल चाइना के कंट्रोल में जाता है तो इंडियन ओशियन में इंडिया को काफी प्रॉब्लम आएगी और रणनीतिक डिसीजन लेने में। तो इसलिए मोगला पोर्ट सुर्खियों में है। बांग्लादेश का पोर्ट है। बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे व्यस्त समुद्री पोर्ट मोगला पोर्ट है। भारत में पश्चिम बंगाल के कोलकाता पोर्ट के सबसे निकट ये देखने को मिलता है। टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन का कौन सा एडिशन 2026 में शुरू हुआ है? टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन 4 ग्रैंड स्लैम साल में आयोजित किए जाते हैं। इसमें तीसरे नंबर का 1, 2, 3 और 4, ठीक है ना। लाइन से अगर हम देखें तो पहले आयोजित किया जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकेंड में आयोजित किया जाता है फ्रेंच ओपन, ठीक है। तीसरे नंबर पर विंबलडन का आयोजन किया जाता है, तो इसको भी याद रखना। और फोर्थ पर US ओपन का आयोजन किया जाता है। ये 4 क्रम है, 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम के। अभी आयोजित किया जा रहा है विंबलडन ओपन। ये यूके में आयोजित किया जाता है लंदन में, और ग्रास कोर्ट पर खेला जाने वाला एकमात्र टेनिस ग्रैंड स्लैम है ना। इस बार इसका 139th एडिशन आयोजित किया जा रहा है।
सबसे पुराना टेनिस ग्रैंड स्लैम भी विंबलडन ही है। 1877 में ये शुरू हो चुका था। ग्रास कोर्ट पर खेला जाने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम। इस बार ये 29 जून को शुरू हुआ है और 12 जुलाई तक ये खेला जाएगा लंदन में। ओके, लास्ट ईयर जो विंबलडन के विनर थे उनकी बात कर लेते हैं। तो लास्ट ईयर जब 2025 में विंबलडन ओपन का आयोजन किया गया था तो मेंस सिंगल का खिताब जेनिक सिनर ने जीता था, इटली के टेनिस प्लेयर। इन्होंने फाइनल में कार्लोस अल्कराज को हराया जो कि स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। विमेन कैटेगरी के विनर रही है इगा स्विएटेक लास्ट ईयर, पोलैंड की टेनिस प्लेयर, और रनर अप रही थी जिनको फाइनल में हराया था इगा स्विएटेक ने, यह है आरेना साबालेका। ये बेलारूस की टेनिस प्लेयर हैं। तो मेन सिंगल, विमेन सिंगल, विनर और रनर अप दोनों याद रखिएगा। ठीक है, आगे आते हैं। हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी कब लॉन्च किया गया था? हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है भारत में जीएसटी डे। भारत में जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। ओके, 1 जुलाई 2017 को भारत में ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ध्यान रखना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको लागू किया गया था। आपको पता है जीएसटी का निर्धारण और राज्य और केंद्र के मध्य में पैसा कैसे बांटा जाएगा, इसका डिसीजन जीएसटी काउंसिल लेती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2016 में एक आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 279 का सब क्लॉज ए, और इसमें जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये जीएसटी की दरों का निर्धारण करती है। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष है ना वो हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, तो वर्तमान में निर्मला सीतारमन। जीएसटी रेट, रूल और पॉलिसीज को तय करना जीएसटी काउंसिल का मुख्य कार्य है। भारत के उप सेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? भारत के उप सेना प्रमुख, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में अपॉइंट किया गया लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन को, है ना। जो सेना होती है ना आर्मी, उसमें आर्मी चीफ के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो पद होता है वो वाइस चीफ का होता है। कुछ समय पहले ही भारत में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी अपॉइंट किए गए थे, ये जनरल धीरज सेठ है। तो ये आर्मी चीफ बने और अब आर्मी के वाइस चीफ के रूप में अपॉइंट किया गया लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन को। डन। किस राज्य को 8 नए जीआई टैग प्राप्त हुए हैं? 2026 में हिमाचल प्रदेश को 8 प्रोडक्ट पर जीआई टैग प्रदान किए गए। हिमाचल प्रदेश के ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग दिए गए हैं 8 प्रोडक्ट पर। कौन कौन से, एक बार नजर डाल लेते हैं। तो सिबक थ्रोन एक औषधि पौधा है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, इसके लिए हिमाचल प्रदेश को जीआई टैग दिया गया। सलोनी सफेद मक्का, चंबा मेटल आर्ट, ये सरमूरी लोहिया, ये एक प्रकार का ऊनी चादर है, इसको दिया गया जीआई टैग। किन्नौर की किन्नौरी टोपी है ना, ट्रेडिशनल टोपी है, किन्नौरी एप्पल और किन्नौरी ज्वेलरी, ये हिमाचल प्रदेश की है सारी। और एक सेपुवाड़ी, ये एक प्रकार का खाद्य व्यंजन है पारंपरिक। तो इन 8 प्रोडक्ट पर जीआई टैग दिया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य को। लेफ्टिनेंट जनरल एमएम लखेरा का हाल ही में निधन हो गया, ये किस राज्य के गवर्नर रह चुके हैं? लेफ्टिनेंट जनरल एमएम लखेरा ये भारत के मिजोरम राज्य के गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं। ठीक है, एमएम लखेरा का 88 ईयर की एज में उत्तराखंड के देहरादून में निधन हो गया। ये उत्तराखंड से ही आते थे, उत्तराखंड के ही रहने वाले थे। भारतीय सेना में सीनियर ऑफिसर थे। रिटायरमेंट के बाद ये पौंडीचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं। तो पौंडीचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे और इसके अलावा मिजोरम के गवर्नर के रूप में भी काम किया है लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि रिटायर हो चुके थे आगे, एमएम लखेरा। 88 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। देखिए, ये उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ, पौंडीचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने 2004 में, 2006 तक ये लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे पौंडीचेरी के। इसी समय में अंडमान निकोबार आइलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर का एडिशनल चार्ज इन्होंने संभाला लगभग 1 साल, 2005-2006 ये एडिशनल चार्ज था। इस वक्त ये पौंडीचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और फिर पौंडीचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाद इनको मिजोरम का 8वां गवर्नर बनाया गया 2006 से 2011 तक। एमएम लखेरा
इनका हाल में MM लखेरा, इनका 88 ईयर की एज में हाल ही में निधन हो गया। लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले होकाटो होटोजे सेमा किस खेल से संबंधित है? होकाटो होटोजे सेमा, इनकी बात करें तो ये भारत के पैरा शॉटपुट खिलाड़ी है F57 कैटेगरी के। देखिए पैरा शॉटपुट आपको पता है गोला होता है, भारी मेटल का बना होता है, उसको फेंका जाता है घुमाकर, गोल घुमाकर, है ना, तो ये होता है शॉटपुट। और अगर दिव्यांगजन खेलते हैं तो वो पैरा शॉटपुट हो जाता है। उसकी एक कैटेगरी होती है F57 कैटेगरी। इसमें क्या होता है, कमर के नीचे का अंग होता है वो व्यवस्थित काम नहीं करता, मतलब उसमें दिव्यांगता होती है पैरों में। तो पैरा शॉटपुट के F57 कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है भारत के होकाटो होटोजे सेमा ने। आपको पता है ये भारत के नागालैंड राज्य के रहने वाले। पेरिस पैरालंपिक में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने पैरा शॉटपुट में। 14.65 मीटर का जो व्यक्तिगत श्रेणी में इन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाया था। तो पैरा शॉटपुट के खिलाड़ी हैं ये, मेंस पैरा शॉटपुट के खिलाड़ी। F57 कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग मिली है होकाटो होटोजे सेमा को। ये भारतीय सेना में, ठीक है, 9 असम राइफल में सूबेदार है। भारत 2002 में एक लैंडमाइन ब्लास्ट में इनका जो लेफ्ट पैर था ये इन्होंने खो दिया था, और उसके बाद शॉर्ट पुट इन्होंने खेलना शुरू किया। पहले व्यक्ति भारत के पहले पैरालंपियन जिनको अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है, और इसके अलावा अर्जुन अवार्ड भी इन्हें दिया जा चुका है। अब वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है इन्होंने मेंस शॉर्ट पुट F57 कैटेगरी में। इनका नाम है पैरा एथलीट होकाटो होटोजे सेमा, और ये आते हैं भारत के नागालैंड राज्य से। इजी। तो यहां पर 29 जून से लेकर 5 जुलाई तक के हमारे सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। आई होप सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मानसून सेल का फायदा उठाइए, क्रेजी एजुकेटर के एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।